हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रश्मिका सुबह ऑफिस जाने के लिए शीशे के सामने बैठी तैयार हो रही होती है। तभी वो ड्रेसिंग टेबल से परफ्यूम उठाकर खुद पर छिड़कती है, जिसकी खुशबू से बेड पर सो रहे उसके हस्बैंड चिराग की नींद खुल जाती है। और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने रश्मिका उसे बैठी नजर आती है और वो प्यार से बोलता है, गुड मॉर्निंग बेबी, कहाँ जाने के लिए तैयार हो रही हो? जहाँ तुम जिंदगी में नहीं गए। यानी तुम इतना तैयार होकर जहन्नुम जा रही हो? चुप करो, मैं ऑफिस जाने की बात कर रही हूँ, जिसकी तुमने पूरी जिंदगी शक्ल नहीं देखी। ओ जॉब पर जा रही हो? जाओ जाओ, मैं थोड़ी देर और आराम कर लेता हूँ। थोड़ी देर क्या, पूरा दिन पड़े रहो। कमाई तो घर में बैठे बैठे आ रही है ना, फिर चिंता फिकर टेंशन ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। अरे हाँ, कमाई से याद आया बेबी, थोड़े पैसे टेबल पर रख कर जाना। परसों ही तो 5,000 रुपए कैश दिया था तुम्हें, कहाँ फूक कर आए हो? ओहो, पैसे कोई बीड़ी सिगरेट है क्या जो फूक दूंगा? और वैसे भी तुम्हें सारा हिसाब किताब महीने के आखिर में देता हूँ ना, फिर अभी क्यों सवाल कर रही हो? जो कमाएगा वो नहीं पूछेगा तो फिर कौन पूछेगा? और वैसे भी मैं तुमसे बहस करने के चक्कर में अपना टाइम क्यों खराब कर रही हूँ? मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। अरे बेबी, पैसे तो देती जाओ। हे भगवान, अलमारी के लॉकर में रखे होंगे, ले लेना। इतना कहकर वो जल्दी से ऑफिस जाने के लिए निकल जाती है और चिराग फिर से चद्दर ताने बेड पर पसर जाता है। आमतौर पर शादीशुदा जोड़ी में पति कमाता और पत्नी उड़ाती, लेकिन रश्मिका और चिराग के मामले में ये बात बिल्कुल फिट नहीं बैठती थी, क्योंकि यहाँ रश्मिका जॉब करके कमा रही थी तो उसका बेरोजगार पति चिराग उसकी कमाई को बेफालतू के कामों में गवाता रहता था। संडे के दिन रश्मिका सोफे पर बैठी आराम कर रही होती है। तभी चिराग प्यार से उसके पास आकर बोलता है, ओ जान, ऐसे बेजान क्यों पड़ी हो? आज संडे है तो ढोल बजाकर नागिन डांस करूँ क्या? अरे यार, कितनी प्यार से बात कर रहा हूँ मैं। बेबी, पति हूँ तुम्हारा, थोड़ी तो इज्जत दिया करो यार। हाँ, पहले इज्जत कमाने वाले काम तो कर लो, पर नहीं, तुम्हें तो बेइज्जती कराने वाले ताने पसंद है ना? कोई नहीं, अभी तुम्हारा समय है, कर लो बेइज्जती, अपना भी टाइम आएगा, देखना। अच्छा, कब आएगा? कौन से जन्म में आएगा वो भी बता दो। अरे टाइम कोई दूर वाला नहीं है जो सुबह सुबह 4 बजे दरवाजे पर टपक जाएगा। टाइम आता नहीं है, लाना पड़ता है। और तुम्हारी जैसी हरकतें है ना, तुम्हें देखकर तो दूर दूर तक नहीं लगता कि तुम्हारा कभी टाइम आएगा। रश्मिका बेबी, ये सब आज भूल जाते हैं ना। देखो, आज संडे है, कितना सुहाना मौसम हो रहा है। चलो ना, आज बाहर से बिरयानी ऑर्डर करते हैं, दोनों बैठकर रोमांटिक लंच करेंगे। अरे तुम्हारा कोई काम बिना पैसे उड़ाए नहीं हो सकता क्या? इतना बड़ा किचन है, राशन से भरा पड़ा है। जाओ, थोड़ी मेहनत कर लो और बिरयानी बना लो। क्या यार, मैं हर बार अपना मन मार कर रह जाता हूँ। पता भी है, लास्ट टाइम बिरयानी शादी से पहले खाई थी नुक्कड़ वाले ढाबे पर, उसके बाद तो नसीब ही नहीं हुई। अब कमाता नहीं हूँ, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि रोज दाल चावल ही ठूसूं। बंद करो अपनी फालतू की नौटंकी, कर रही हूँ ऑर्डर। अब जब ऑर्डर कर ही रही हो तो साथ में कुछ मीठा भी मंगा लेना। हाँ, मीठा क्या, खट्टा तीखा और कहो तो कड़वा जहर भी ऑर्डर करवा दूं। नहीं, इतना फालतू खर्चा मत करो, मैं बिरयानी से ही काम चला लूंगा। चिराग के इतना कहते ही रश्मिका सड़ा सा मुंह बनाते हुए दोनों के लिए ऑनलाइन बिरयानी को ऑर्डर करती है। कुछ ही देर में उनका पार्सल घर आता है और दोनों बैठकर लंच करने ही वाले होते हैं कि तभी घर की डोर बेल बजती है और चिराग जैसे ही दरवाजा खोलता है तो उसके 2 दोस्त फटाक से घर में घुसे चले आते हैं और उन्हें देखकर रश्मिका मन में बोलती है, ये फोकटिये कहाँ से टपक गए और वो भी इस वक्त? अरे मेरे जिगर के चिलको, क्या बात है, इस वक्त कैसे आना हुआ? अबे साले, तूने ही तो मैच देखने के लिए आज घर आने को कहा था, और साले तूने तो बिरयानी मंगवाकर मस्त इंतजाम कर रखा है। तू अपना सच्चा दोस्त है। चल चल, टीवी चालू कर। भाभी जी, थोड़ा साइड हो ना। हाँ, बैठो बैठो, अभी चाय बनाकर लाती हूँ। चिराग, जरा तुम किचन में आना। इतना बोलकर वो किचन में जाती है और चिराग भी उसके पीछे पीछे किचन में जाता है और रश्मिका जोरों से उसका कान पकड़ते हुए बोलती है, क्या? हाँ,
ये बताओ तुम्हारे ये फुकटिये दोस्त संडे के दिन क्यों टपके हैं घर पर, बोलो। क्यों टपके हैं ये छोड़ो, क्योंकि अब ये जाने से तो रहे इसलिए। ना बाबा ना, तुम्हारे दोस्त है तो तुम ही संभालो, तुम ही करो इनकी खातिरदारी। मेरे पास इन पर खर्च करने के लिए ना एक फुटी कौड़ी नहीं है, समझे। यार बेबी ऐसा तो मत करो ना, वरना ये लोग क्या सोचेंगे कि मेरी कोई इज्जत ही नहीं है घर में। माना नहीं है, लेकिन मेरे साथ साथ फिर इनके सामने तुम्हारा भी तो मजाक बन जाएगा ना। हे भगवान, ये सारे मुफ्त का खाना ठूसने वाले मेरे ही पल्ले क्यों बन गए। जिसके बाद बेचारी रश्मिका को ना चाहते हुए भी चिराग के दोस्तों की खातिरदारी में खर्चा करना पड़ता है। ऐसे ही समय बीतता है। एक शाम ऑफिस से आने के बाद रश्मिका चिराग से हिसाब किताब की बात करते हुए डायरी चेक कर रही होती है और वो बोलती है, चिराग क्या है ये सब? इस महीने के राशन में तुमने इतने सारे पैसे बस स्नैक्स पे वेस्ट कर दिए। अरे तुम इतना अंट शंट कब से खाने लग गए? और मैंने तुम्हें दूध वाले का हिसाब करने के लिए कहा था ना, वो तो तुमने लिखा ही नहीं डायरी में। हाँ तो हिसाब हुआ ही कहाँ है। क्यों, तुमने अभी तक उसे पैसे नहीं दिए क्या? उन पैसों से तो मैंने अपने लिए कुछ कपड़े खरीद लिए। वो अगले महीने प्रेम की बर्थडे पार्टी में जाना है ना, इसलिए। बहुत बढ़िया, दूध वाला जाए भाड़ में और इन साहब की पार्टी में पहनने के लिए कपड़े आना ज्यादा जरूरी है। चिराग तुम नहीं सुधरोगे। अब कल मैं दूध वाले को जाकर क्या बोलूंगी? अरे अगले महीने कर देंगे उसका हिसाब। अच्छा, अगले महीने क्या पैसे किसी पेड़ से टपकेंगे? अरे मेरी सैलरी हर महीने इंक्रीमेंट नहीं होती है जो तुम्हारे इतने महंगे महंगे खर्चे अफोर्ड कर सकूं। सुनो, मेहरबानी कर ना अपने खर्चों पर लगाम लगा दो तुम। बेबी अब खर्च हो गए तो हो गए ना, इतना भाषण देने से वापस तो नहीं आ जाएंगे। वो तो मुझे भी पता है, लेकिन जो लोग घर बैठे मुफ्त की रोटियां तोड़ते हैं ना, उन्हें ये बात बिल्कुल नहीं पता कि पैसा कमाने में कितनी मेहनत लगती है। बेबी मैं सब जानता हूँ, लेकिन तुम्हें अब और मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे हाथ एक ऐसी स्कीम लगी है जिससे बैठे बैठे घर में पैसा बरसेगा। देखना। कसम से? बेरोजगारी से तुम बोर हो गए हो? मतलब कुछ भी दिन में सपने दिखा रहे हो क्या मुझे? जाओ यार, तुमसे तो बात करना ही बेकार है। और उसके बाद वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। एक दिन रश्मिका लंच करने के लिए अपनी फ्रेंड के साथ ऑफिस के पास वाले कैफे में जाती है, जहाँ चिराग भी अपने दोस्तों के साथ आया होता है। वो दोनों खाना ऑर्डर करने ही वाली होती है, तभी चिराग का दोस्त बोलता है, ओए कुछ सस्ता सा ऑर्डर कर लेते हैं जो कम पैसों में ज्यादा मिले। अरे साले तू दिल खोल कर ऑर्डर कर, क्योंकि बिल तेरा भाई भरेगा। क्या बात है, फिर तो आज दावत होगी। चल मैं ऑर्डर करता हूँ। हाँ हाँ कर, पैसा बहुत है तेरे भाई के पास। ये तो चिराग की आवाज लग रही है। इतना कहकर वो अपनी नजरें इधर उधर घुमाती है तो देखती है कि चिराग वहीं बैठा अपने दोस्तों के साथ खाना खा रहा है। तभी वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है और शाम को ऑफिस से जल्दी आकर चिराग का वेट करती है। तभी चिराग घर आता है और रश्मिका बोलती है, आ गए अम्बानी साहब, पानी लाऊं आपके लिए? अरे आप तो पानी भी बिस्लेरी का पीते होंगे, क्योंकि बहुत पैसा है ना आपके पास। अरे आज तुम जल्दी कैसे आ गई? पैरों से, और कैसे? अच्छा एक बात बताओ, रोज की रोज ही क्या तुम रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए जाते हो? इसे कैसे पता मैं रेस्टोरेंट में था? ज्यादा दिमाग पे जोर मत डालो वरना फट जाएगा। अरे मैं भी वहीं पर थी और मैंने सब कुछ सुन लिया था। सच में चिराग, तुम्हारे जितना बेशरम आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। अरे बेचारी पत्नी कमाए जाए और पति उड़ाए जाए। पर बेबी सुनो तो। बात मत करो तुम मुझसे। जिसके बाद वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है और अगली सुबह बिना लंच लिए ही ऑफिस निकल जाती है। तभी चिराग उसे लंच देने के लिए उसके ऑफिस जाता है तो देखता है कि रश्मिका को उसका बॉस किसी बात पर सुना रहा है। तभी रश्मिका की नजर चिराग पर पड़ती है और वो बाहर आकर बोलती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो तुम्हारा बॉस तुम्हें इतना क्यों सुना रहा था? ओहो चिराग, वो बॉस है मेरा, गलती पर सुनाएगा ही ना। तुमसे आज तक मैंने ऊंची आवाज में बात नहीं की तो वो कैसे कर सकता है? कोई जरूरत नहीं है जॉब करने की, चलो घर। हाँ, ताकि हम दोनों रोड पर कटोरा लेके भीख मांगे। पागलों जैसी हरकतें मत करो और जाओ यहाँ से। ठीक है रश्मिका, मैं करूँगा नौकरी। नौकरी नहीं मिली तो मजदूरी कर लूँगा, लेकिन आज से तुम्हारा पति कमाएगा। रश्मिका को डांट सुनते देखकर चिराग को बर्दाश्त नहीं होता और उस दिन के बाद से
वो नौकरी की तलाश में जुट जाता है। जब से निर्मला का पति कौशल बीमार हुआ है, तब से उसके घर की आर्थिक स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि घर में तंगी आ गई थी और घर में खाने के लिए एक दाना नहीं था और निर्मला को भूखे पेट भी सोना पड़ता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन निर्मला एक जौहरी के पास जाती है और अपना सोने का बलिया लेकर उसको गिरवी रख देती है। साथ ही कुछ पैसे उधार लेकर सब्जी मंडी से कुछ तरबूज उधार ले आती है और उसको घर के पास की मार्केट में जाकर बेचना शुरू कर देती है। ऐसे ही एक दिन बाजार में तरबूज ले लो, तरबूज ताजे ताजे मीठे मीठे तरबूज। कितने का तरबूज है बहन जी? जी बस 15 रुपए किलो। अरे थोड़ा सा खिलाकर तो दिखाओ ताकि पता तो चले कि मीठा है भी या नहीं। अगर मीठा नहीं हुआ तो कैसे ले लूं मैं ये? जी एकदम शक्कर की तरह मीठा है, आप खाकर तो देखिए। हाँ हाँ, बहुत ही अच्छा है। चलो 2 किलो दे दो आज तो। इसी तरह रोज रोज निर्मला मार्केट में जाकर तरबूज बेचा करती और अपने घर का पालन पोषण किया करती। ऐसे ही समय बीतता जाता है और बेचे गए तरबूज के पैसे से वो अपने पति का इलाज करवाती है। धीरे धीरे उसका पति बिल्कुल ठीक हो जाता है और एक दिन वो अपने पति से कहती है, जी सुनिए ना, क्यों ना हम दोनों मिलकर अपने इस कारोबार को अब आगे बढ़ाएं? मतलब कैसे? जी देखो ना, गर्मियों का मौसम है, तरबूज की बिक्री भी अच्छी हो रही है और इस मौसम में लोगों को जूस पीना बहुत पसंद है। तो क्यों ना हम तरबूज का जूस बनाकर बेचना शुरू करें? इससे हमारी बहुत बिक्री होगी और अच्छा खासा दाम भी मिल जाएगा। बात तो सही है, जूस लोगों को काफी पसंद भी आता है गर्मी के मौसम में। दोनों पति पत्नी अपनी सूझबूझ से तरबूज के जूस का काम शुरू कर देते हैं। समय बीतता जाता है और लोगों की भीड़ उनकी दुकान पर लगने लगती है। दोनों पति पत्नी आपसी सहयोग से खूब मन लगाकर मेहनत करते हैं और देखते ही देखते उनका ये जूस पूरे शहर में प्रसिद्ध हो जाता है। तो जहाँ कुछ लोग उनके इस जूस की खूब तारीफें करते तो कुछ लोग जलन की भावना रखते। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन निर्मला के पति के फोन पर उसके पड़ोसी आदमी सुनील का फोन आता है और वो उससे कहता है, और कैसे हो कौशल भाई? ठीक हूँ। आज कैसे याद किया मुझे? अच्छा, काम ठीक चल रहा है तुम्हारा? ठीक चल रहा है, हम दोनों पति पत्नी की मेहनत है। ये तो आपका बड़कपन है भाई, जो तुम ये बोलते हो कि दोनों की मेहनत है इसमें। वरना तुम्हारी बीवी तो मेरी बीवी से ये कहती है कि ये सब मैंने ही किया है, वो मेरा निठल्ला पति, उसके तो कुछ भी बस की बात नहीं है। सब मैंने अकेले खुद के दम पर ही किया है। जब धीरे धीरे नाम और शान हुई तो पीछे से अपना हाथ लगाकर इस काम और तरक्की का भागीदार बनना चाहता है। हाँ तो सही कह रही है, वो जो किया है उसने ही किया है। हाँ वो तो ठीक है, मगर अपने पति के बारे में ऐसा बोलना ठीक तो नहीं ना। आप जाकर अपना घर देखिए, मुझे मत सिखाइए। मुझे पता है मेरा वक्त कैसा था और अब कैसा है। कौशल की बातें सुनकर सुनील का मुंह बन जाता है और वो ये सारी बातें अपनी पत्नी सीमा को बताता है और दोनों पति पत्नी मिलकर निर्मला और कौशल के बीच दरार पैदा करने की ठान लेते हैं। अगले ही दिन सीमा निर्मला से मिलने उसके पास जाती है और उससे कहती है, कैसी है बहन, सब ठीक चल रहा है ना? हाँ हाँ बहन, सब बढ़िया चल रहा है, तुम अपनी बताओ। मैं तो बस यही कहने आई थी कि सुनने में आया है तुम अपना जूस का कारोबार बंद कर रही हो। नहीं तो ये किसने बोला तुमसे? अरे तेरा पति कौशल ही पूरे मोहल्ले में ये बात फैला रहा है कि अब से मेरी बीवी निर्मला कोई काम नहीं करेगी। अरे मैं इतना बलवान हूँ कि सबका पेट भर सकता हूँ। जब से निर्मला काम करने लगी है उसके तो मानो पंख ही निकल के आ गए हैं। एक भी काम ठीक से नहीं करती है और जबान तो कैंची की तरह चलाती है। मेरे पति ऐसा कभी नहीं बोल सकते, अब तुम यहाँ से जा सकती हो। निर्मला की बात सुनकर सीमा का मुंह बन जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही दोनों पति पत्नी की चाल नाकाम हो जाती है।
कुछ समय बीत जाता है और दोनों पति पत्नी आए दिन कुछ न कुछ चालें चलते ही रहते हैं, पर निर्मला और कौशल के रिश्ते के विश्वास के आगे उनकी सारी चाल नाकाम हो जाती है। ऐसे ही एक दिन सीमा अपने पति सुनील से कहती है, अरे अब क्या करें? इन दोनों पति पत्नी का भरोसा देखकर लगता है कि हम इन्हें कभी अलग नहीं कर पाएंगे। तू सच में मोटी बुद्धि है। अरे घी जब सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। अरे कुछ टेढ़ा मेढ़ा करने से अच्छा है कि कुछ ऐसा करे जिसमें हम दोनों का फायदा भी हो। मुझसे उनकी तरक्की और देखी नहीं जाती। काश निर्मला जैसी मेरी पत्नी होती। तुझ जैसी भैंसिया मिल गई मुझे जो कोई काम नहीं कर सकती। एक काम नहीं होता तुझसे। तो ये बात है। अब देखना तुम्हारी ये भैंसिया क्या करती है। मेरा मुकाबला उस 2 कोड़े की निर्मला से कर रहे हो। आगे आगे देखो मैं क्या करती हूँ। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन सीमा निर्मला के तरबूज वाली दुकान पर जाती है। वहाँ कौशल के हाथों से एक वाटरमेलन जूस ले लेती है और उस जूस में खुद ही चुपके से कोई जहरीली चीज मिला लेती है और वो जूस पी लेती है। साथ ही वो दुकान पर बेहोश हो जाती है। कौशल तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाता है जहां डॉक्टर उसको एडमिट करते हैं। तभी वहां पुलिस आ जाती है और कौशल को पूछताछ के लिए अपने साथ ले जाती है। सुनील पूरे मोहल्ले में ये बात फैला देता है कि निर्मला के जूस में जहर था जिसके कारण उसकी बीवी की ये हालत हुई। सभी लोग बातें बनाने लगते हैं और निर्मला और कौशल का सारा काम ठप हो जाता है और पुलिस कौशल को जेल में बंद कर देती है। तो वहीं सुनील और सीमा ये सब देखकर बहुत खुश होते हैं और एक दिन निर्मला वापस अपनी दुकान पर जाती है और आसपास सबूत तलाशने लगती है। तभी उसे वहाँ एक खाली शीशी मिलती है और वो उसे रुमाल से उठाकर पुलिस को दे देती है। साथ ही वो ग्लास भी पुलिस को देती है जिसमें सीमा ने जूस पिया था। पुलिस उन दोनों चीजों को फोरेंसिक लैब में टेस्ट के लिए भेज देती है और जिससे ये साबित हो जाता है कि वो वही जहर है जो कि सीमा ने पिया है। साथ ही सीमा के फिंगरप्रिंट्स भी उससे मैच करते हैं, जिसके बाद सभी के सामने सच आ जाता है और पुलिस सीमा और सुनील को गिरफ्तार करके ले जाती है। साथ ही जेल में दोनों की खूब पिटाई करती है, जिसके बाद निर्मला और कौशल उन दोनों से मिलने वहाँ पहुँचते हैं। तभी सीमा उनसे कहती है, मुझे माफ कर दो निर्मला बहन, मुझसे और मेरे पति से तुम मियाँ बीबी की तरक्की जरी नहीं जा रही थी, इसीलिए तुम दोनों को फंसाने के लिए मैंने ये घटिया साजिश रची। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अरे मैं तो तुम्हें अपना दोस्त समझती थी और तुम दोस्ती के नाम पर पीठ में छुरा घोंप रही हो। खैर सजा तो तुम्हें अब भगवान और कानून दोनों ही देंगे। अमृत एक शांत लड़की थी जो कि किसी की बातों का पलटकर कोई जवाब नहीं दिया करती थी, पर वो काफी ज्यादा सुंदर थी जिसकी वजह से सब उसके पीछे पड़ जाया करते थे और इस सब से वो काफी परेशान रहती थी। साथ ही घर से बाहर भी बहुत ही कम जाया करती थी। ऐसे ही एक दिन उसके पिता रमेश, जो कि एक सरकारी कर्मचारी थे, कुछ ही दिनों के बाद उनकी पोस्टिंग दिल्ली से शिमला में हो जाती है और वो भी अपने पिता के साथ शिमला चली जाती है, जहां वो अपनी खूबसूरती को छुपाने के लिए अपने पीले नकली दांत और आंखों में गोल बड़े बड़े चश्मे लगा लेती है, जिससे सभी उसको देखकर उसके पीले दांतों का मजाक बनाए। लेकिन इस बात से अमृत को कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कोई उसके बारे में क्या बोल रहा है। ऐसे ही एक दिन अमृत शिमला की मार्केट से अपने पापा के लिए मफलर ले रही होती है। तभी कुछ लोग वहाँ पर उसका मजाक उड़ाते हुए बोलते हैं, अरे अरे बहुत लोगों के पीले दांत देखे हैं, मगर इसके तो आय हाय हाय हाय। बेटा जब से ये दांत आए हैं तब से कभी साफ नहीं किए क्या? नहीं, वो एक्चुअली मेरे दांत ही ऐसे हैं। अरे अपने दाता ने तू जूने ते साफ कर ले के बेरा साफ हो जा। क्यों बहन? सारी औरतें मिलकर उसका मजाक बना रही होती हैं कि तभी वहाँ वरुण नाम का एक लड़का आता है और बोलता है, क्यों आप सब एक मासूम लड़की का मजाक बना रही हैं? आप इन औरतों की बात का बुरा मत मानिए।
चलिए मैं आपको आपके घर तक छोड़ देता हूँ। कुछ लोगों का काम ही बकवास करना होता है और जब उनको कुछ काम नहीं मिलता तो ये सब करते हैं। अरे कोई बात नहीं, मुझे किसी की बात का बुरा नहीं लगा। अगर इन्हें मुझे देखकर हंसी आ रही है तो हंसने दो। वैसे भी लोगों को रुलाना बहुत आसान है और हंसाना बहुत मुश्किल। वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और चलते चलते एक दूसरे से बातें करते हैं। अमृत उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुनती है और बस मुस्कुराती रहती है। उसकी स्माइल देखकर वरुण उससे कहता है, वैसे इतनी देर से बस मैं ही बोले जा रहा हूँ, आप तो कुछ बोल ही नहीं रही हो, बस मुस्कुरा रही हो। आपका नाम क्या है? आपने अपना नाम नहीं बताया मुझे। वरुण, और आपका? मैं अमृत, और थैंक यू सो मच मेरे साथ यहाँ तक आने के लिए। बाय द वे, मेरा घर आ गया। इतना बोलकर वो अपने घर की तरफ चली जाती है और वरुण उसे देखता ही रहता है और अमृत का हंसता हुआ चेहरा उसकी आंखों में बस जाता है। और फिर वरुण उससे मिलने की इच्छा को अपने मन में लिए वहाँ से चला जाता है। अगले दिन वो फिर से अमृत के घर के पास आता है और खड़े होकर उसका इंतजार करने लगता है। कुछ ही देर बाद अमृत बाहर आती है और वो वरुण को देखकर बोलती है, तुम यहाँ कुछ काम से आए थे या तुम्हारा घर भी यही पास ही में है? नहीं नहीं, मैं तो यहाँ से थोड़ा दूर रहता हूँ, वो तो बस आपको देखने का दिल किया तो आ गया। क्यों? तुम्हें औरों की तरह मेरे पीले दांत और मोटे चश्मे से दिक्कत नहीं है? मेरा मानना है अमृत जी, इंसान को दिल का साफ होना चाहिए और हमें कभी किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए। कमियां सब में होती हैं। अच्छा लगा तुमसे मिलकर, बहुत पॉजिटिव थिंकिंग है तुम्हारी। इतना सब बोलकर वो अपने पिता के दफ्तर चली जाती है और वरुण अपने घर लौट जाता है। अब ऐसे ही धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे को जानने लगते हैं और अमृत को भी वरुण से प्यार हो जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं पर दोनों में से कोई भी अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाता। लेकिन एक दिन वरुण हिम्मत कर अमृत से बोलता है, अमृत, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, तुम्हें कुछ बताना है। बताओ ना, क्या बताना है? आई लव यू, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ, मुझे तुम पसंद हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए तुम्हारे अलावा। वरुण के मुंह से ये सब कुछ सुनने के बाद अमृत भी उसे हाँ बोल देती है और वरुण उसके पिता से मिलकर सारी बातें कर लेता है और रमेश भी उन दोनों की शादी के लिए मान जाता है। वरुण खुशी खुशी अमृत का हाथ पकड़कर उसे अपनी माँ करुणा से मिलवाने ले जाता है। घर जाते ही वरुण अपनी माँ से कहता है, माँ माँ माँ, मैं आज बहुत खुश हूँ, मैंने आपको अमृत के बारे में बताया था ना, ये है माँ मेरी अमृत, अब हम दोनों एक साथ रहेंगे। अरे ये बदसूरत सी शक्ल की लड़की ही पसंद की क्या तूने अपने लिए? हैं? कोई और नहीं मिली तुझे? लगता है अपने दांतों पर पेंट करवा कर आई है पीला वीला। अरे बेटा तू खुद को देख और इसको, पता नहीं कहाँ से आ गई है और तुम दोनों का तो कोई मेल ही नहीं है। पर माँ, आपको तो अमृत से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो अब क्यों? अरे जब तक नहीं देखा था ना तब तक तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, पर अब देख लिया है तो मैं क्या करूं? अरे इसमें तो दिक्कत ही दिक्कत है, इसके पीले पीले दांत और आंखों पर ये मोटा मोटा चश्मा। क्या कहेंगे लोग मुझे कि कैसी बहू लेकर आई है तू? अरे बेटा तुझे तो इससे अच्छी लाख लड़कियां मिल जाएंगी। माँ जी, मैं आपको पसंद नहीं हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर आप वरुण जी के बारे में ऐसा कुछ मत बोलिए। तू चुप कर पीले दांत वाली, खबरदार जो मुझे माँ जी बोला तो। मैं कोई तेरी सास वास नहीं हूँ, तेरी अभी तक मेरे बेटे से शादी नहीं हुई है। और हाँ, तुझे मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे अपने बेटे से कैसे बात करनी है और कैसे नहीं, समझी? करुणा भला बुरा बोलकर अमृत को अपने घर से निकाल देती है और अमृत बेचारी रोते हुए वहाँ से अपने घर लौट जाती है। लेकिन तभी वरुण भी उसके पीछे जाने लगता है, मगर करुणा वरुण को रोककर उससे कहती है, तुझे मेरी कसम, अगर तू उस पीले दांतों वाली के पीछे गया ना तो तू मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा, कह देती हूँ। हाँ। वरुण के कदम वहीं रुक जाते हैं और वो अपनी आंखों में आंसू भरकर अपने कमरे में चला जाता है और सबसे बातें करनी बंद कर देता है। अमृत के लिए वो खाना पीना तक छोड़ देता है। अपने बेटे की ऐसी हालत देखकर करुणा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो अपने बेटे के आगे मजबूर होकर
अमृत को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेती है और अपने बेटे से बोलती है, बेटा, तू जिससे बोलेगा मैं उसी से तेरी शादी करवाऊंगी। अगर तू पीले दांतों वाली से शादी करना चाहता है तो मैं उसे अपने घर की बहू जरूर बनाऊंगी बेटा, बस तू खाना खा ले। इतना सब बोलकर वो थोड़ी देर बाद वरुण के साथ अमृत के घर चली जाती है और पिता से उनकी शादी की बात करती है। कुछ ही दिनों में उन दोनों की बड़ी धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी के अगले दिन अमृत अपने पीले दांत और बड़ा सा चश्मा हटाकर घर के मंदिर में पूजा कर रही होती है। वो भी अपने असली रूप में, साथ ही अपनी सास के पास जाकर खड़ी हो जाती है। अमृत को देखकर करुणा की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो उससे बोलती है, अरे बहू, तू रातों रात इतनी सुंदर कैसे हो गई? लगता है मेरी आँखों का धोखा हो रहा है। माँ जी, ये बस आपकी आँखों का धोखा है और कुछ नहीं। सच है? अरे तू इतनी सुंदर कैसे? तेरा वो उल्लू वाला चश्मा और तेरे पीले पीले दांत इतने सफेद कैसे हो गए? माँ जी, एक लड़की का बहुत ज्यादा सुंदर होना या फिर सुंदर ना होना, दोनों ही उसकी प्रॉब्लम है। अगर लड़की बहुत ज्यादा सुंदर हो और 4 लड़के उसके पीछे घूमने लग जाए तो वो बदतमीज है या फिर उसे अपनी सुंदरता का घमंड है। और अगर लड़की कम सुंदर हो तो ये तो हमारे टाइप की ही नहीं है। हमारा बेटा तो इससे बहुत ज्यादा अच्छा है। तो क्या करे, अब सुंदर बने या ना बने, क्या किया जाना चाहिए बताइए? बहू, मुझे माफ कर दे जो मैंने तुझे इतना सब कुछ बोला, पर अब मैं तुझसे वादा करती हूँ कि मैं कभी भी किसी की कमी का मजाक नहीं बनाऊंगी। सारा सच पता चलने के बाद करुणा अमृत को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लेती है और उसकी बहुत इज्जत भी करने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।